नमस्ते दोस्तों। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बहुत तरीके के चीज़ों को समझाने की कोशिश किया गया है और अंत में आप देखे होंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होने की वजह से आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। वो चीज़ है चुनावी चंदा। बिल्कुल इसको हम साइंटिफिक तरीके से समझेंगे, यानी वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। चुनावी चंदा काफ़ी 1 महीने से मीडिया में ये बना हुआ है, ठीक है। तो चुनावी चंदा एक्चुअल में ये है क्या, काम कैसे करता है, क्या आप भी चुनावी चंदा किसी पार्टी को दे सकते हैं, क्या आपसे भी कोई पार्टी चुनावी चंदा ले सकती है। और ये इन सारे चीज़ों के बीच में, इन सारे सर्कल के बीच में सेंटर में एसबीआई बैंक है, ठीक है। तो इसमें एसबीआई भी बैंक है, उसके बाद इसमें कुछ कंपनी है, कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पार्टी है, फिर इलेक्शन कमीशन है यानी ईसी है, फिर एसी है यानी सुप्रीम कोर्ट है, फिर मान लीजिए विदेशी कंपनी है, उसके बाद ये भारत है, भारत के अंदर सेल कंपनी है। तो इन सारे कड़ी में क्या कौन कौन कड़ी है जो जिनका कितना कितना रोल है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये बीच में एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक के ये शाखा है, ठीक है। ये जहाँ पर भी शाखा है यहाँ पर आप चुनावी चंदा यानी आप उसको बॉन्ड को खरीद सकते हैं, ठीक है। किसी पार्टी को चंदा देने के लिए खरीद सकते हैं। तो इस मामले को पूरा समझेंगे कि आप चुनावी चंदा कैसे खरीद सकते हैं, कितने का खरीद सकते हैं और किन पार्टी को दे सकते हैं, किन पार्टी को आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को पूरे तरीके से हम क्या करेंगे, साइंटिफिक रीजन से एक समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें है क्या, इसमें कुछ रूल है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें क्या दिक्कत ऐसी थी कि बीच में सुप्रीम कोर्ट आकर के इसको असंवैधानिक रूप से घोषित कर दिया, ठीक है। और किन लोगों ने करवाया ये भी हम देखेंगे, किन की वजह से हुआ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या रोल था, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि चुनावी चंदा ये आया कब, ठीक है। तो इसका एक जान लीजिए कि ये सन 2018 में लागू हो गया और सन 2017 में इसको अरुण जेटली जी ने घोषित किया था, ठीक है। सन 2017 में इसको अरुण जेटली जी ने घोषित किया था और इसका रूल जो है पूर्ण रूप से 2018 में लागू हो गया। तो सबसे पहले चलते हैं 2017 तक, ठीक है। कि सन 2017 तक चुनावी चंदा अगर किसी को देना होता था तो वो कैसे देता था। अगर मान लीजिए आपको चुनावी चंदा किसी पार्टी को देना हो, ठीक है। अगर इसमें से कोई पार्टी है ABCDEF करके, जिसमें से आपका मान लीजिए कोई ऐसा पार्टी है जिसमें से आप उसको चुनावी चंदा देना चाहते हैं, तो सन 2017 तक चुनावी चंदा को कैश के रूप में दिया जाता था, यानी 2000 रुपया कैश आप किसी भी पार्टी को दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये था कि ये अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी को कितना पैसा दे रहा है और उस पैसे का यूज पार्टी कहाँ कहाँ कर रही है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। तो इस चीज़ को देखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने धन विधेयक बजट 2017 में यह घोषणा किया कि अब इस तरह से इस चंदे को किसी पार्टी में नहीं दिया जाएगा। तो ये रूल जो है सन 2018 में आया। अब इसमें सन 2018 में कैसे आया, तो सन जब 2018 में लागू हुआ तो इसमें अब सन 2018 में रूल क्या आया, सन 2018 में रूल ये आया कि अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी को चंदा देना चाहता है तो वो केवल जो है 2000 रुपया ही कैश के रूप में देगा, बाकी जितने भी चंदा देगा वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जैसे मान लीजिए आपको, यानी आपको किसी पार्टी को चंदा देना है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए 10,000 किसी पार्टी को चंदा देना है, आप किसी पार्टी को 10,000 रुपया चंदा देना चाहते हैं, तो उस 10,000 रुपये में से आप केवल 2,000 रुपया ही कैश के रूप में देंगे और 8,000 रुपया जो है आपको उस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देना पड़ेगा, जो माध्यम एसबीआई बैंक है। यानी आपको एसबीआई बैंक के पास जाना पड़ेगा, इससे इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड को खरीदना पड़ेगा और उस पैसे को आप जा करके, उस बॉन्ड को जा करके आप किसी जिस पार्टी को पसंद करते हैं उस पार्टी को देंगे, ठीक है। जैसे आपको समझाने के मैं ट्राई कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने किसी से सामान खरीदा, ठीक है। अब उसका प्राइस जो है 10,000 रुपया है, तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप जो है हमें 2,000 रुपया कैश के रूप में दीजिए और आपको 8,000 रुपया हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देना पड़ेगा। यानी जैसे पेटीएम या फ़ोन पे आप जब चलाते हैं तो आपको उस माध्यम से हमें पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। तो ठीक यही रूल 2018 में लागू हो गया कि अगर आप किसी पार्टी को कितना भी चंदा देना चाहते हैं उस पर आप केवल 2,000 रुपया कैश के रूप में देंगे और बाकी पैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देंगे। यानी उसमें ये भी रूल है कि आप किसी पार्टी को कितना कितना चंदा दे सकते हैं, इसको भी मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा, ठीक है। इसको पूरा अभी समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। हम थोड़े से बैक में चल रहे हैं, थोड़े से जो भी रूल इसका बना है उसको बताने की ट्राई कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझने की तो बात दूर, आप दूसरे को समझाने भी लगेंगे कि एक्चुअल में ये चुनावी चंदा है क्या, काम कैसे करता है और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जब ये रूल लागू हो गया सन 2018 में कि आपको चंदा कैसे देना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ 2 रूल और भी इसमें ऐड हो गए, ठीक है। इसमें 2 रूल ऐसे ऐड हो गए कि आप उसी पार्टी को
चंदा दे सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड है, जो पार्टी रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। उसके बाद जो पिछला चुनाव हुआ है उस चुनाव में जो जितने वोट गिरे हैं, टोटल वोट जितने भी गिरे हैं, उस टोटल वोट में अगर उस पार्टी को 1% वोट मिला है, यानी मान लीजिए कोई ABCD करके पार्टी है, मान लीजिए 6 पार्टी है, 6 पार्टी ने इलेक्शन क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, ठीक है, 6 पार्टी ने कुछ कुछ अपने अपने वोट को उन्होंने पाया, तो सारे पार्टी के वोट को मिला करके इसमें से 1% निकाला जाएगा और उसका 1% जितना भी वोट आएगा, अगर कोई पार्टी उतनी वोट पाई हुई है तो उसको आप इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा कि आप जो है चुनावी बॉन्ड यानी चुनावी चंदा लेने के लिए एलिजिबल है। तो अब इसमें से कोई पार्टी, आदमी या कंपनी उस पार्टी को चंदा दे सकती है, ठीक है। तो यानी इसमें चंदा देने के लिए 2 क्राइटेरिया हो गया। पहले तो ये कि आपका इलेक्शन कमीशन के पास आपके पार्टी का पंजीकृत होना चाहिए, यानी वो पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड होना चाहिए कि ये पार्टी है। दूसरी बात ये कि आपका जितने भी वोट पड़े हैं, यानी उस वोट का 1% वोट आप पाए हैं। अब थोड़ा सा इसको भी हम समझाने की पूरी तरह से और सिंपल कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए गांव में ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग अपने अपने सिंबल से लड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए 10 लोग लड़े हुए हैं, 6 लोग लड़े हुए हैं, ठीक है, उस गांव में ग्राम प्रधानी का। अब कोई व्यक्ति जो है उसमें से किसी ग्राम प्रधान को चुनावी चंदा देना चाहता है इलेक्शन को उसको लड़वाने के लिए कि तुम लड़ो, मैं तुम्हें चंदा दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या रहा कि वो व्यक्ति पिछली बार भी लड़ा था, तो उसमें अब 2 नियम हो गया कि ये व्यक्ति, उसी व्यक्ति को आप पैसा दे सकते हैं जो ग्राम प्रधानी में लड़ रहा है, जिसका पंजीकृत है, ठीक है, डीएम के पास पंजीकृत होना चाहिए। उसके बाद पिछले चुनाव में जो चुनाव वो लड़ा था उसमें जितने भी गांव के वोट पड़े थे उसमें से 1% वोट उस व्यक्ति को मिला था कि नहीं मिला था, ठीक है। अगर मिला था 1% वोट उसे, तो इस बार आप उस व्यक्ति को चुनावी चंदा दे करके इलेक्शन को लड़वा सकते हैं। तो ठीक ऐसा ही इसमें भी रूल है कि जब पार्टी को चंदा देंगे तो इसका पिछला रिकॉर्ड देखा जाएगा कि पिछली चुनाव में इन्होंने जितने भी वोट पड़े थे उसका 1% पाया है कि नहीं। अगर पाया है तो 1 के लिए वो फिट हो गया। अब दूसरा ये चेक करेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी पंजीकृत है कि नहीं, ठीक है। अगर ये दोनों हैं तो आप कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को चुनावी चंदा दे सकता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति, इसमें ये है कि अब जो व्यक्ति मान लीजिए चंदा दे रहा है वो ये चाह रहा है कि उसके नाम को गुप्त रखा जाए, यानी वो पर्दे के पीछे रहे, ठीक है, उसके नाम को उजागर ना किया जाए। इसमें भी SBI ने एक रूल लेके आया, उसने कहा कि जो भी चंदा देगा उसके नाम को पब्लिक नहीं किया जाएगा, यानी किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये चुनावी चंदा किस पार्टी को किस व्यक्ति ने दिया, ठीक है। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा, केवल आपको पता है और ये SBI को पता है, तीसरे व्यक्ति को किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट चल रही है या जो गवर्नमेंट रहेगी उस टाइम, अगर वो चाहेगी कि मुझे पता करना है कि किस पार्टी को किस व्यक्ति ने चुनावी चंदा दिया है, तो वो आसानी से पता कर सकती है, क्योंकि SBI गवर्नमेंट बैंक है। अब गवर्नमेंट बैंक है तो इसको बारे में गवर्नमेंट जान सकती है कि चुनावी चंदा किन किन व्यक्तियों ने दिया है। उसके बाद से कोई भी इसमें से जान नहीं सकता है कि कौन व्यक्ति चुनावी चंदा दिया है, 3 व्यक्तियों के सिवा, यानी जिसने दिया है उसको तो पता है, और जहां से वो बॉन्ड खरीदा है जिस बैंक से, उस बैंक को भी पता है, क्योंकि उस बैंक के पास उस व्यक्ति का पूरा डिटेल चला गया, ठीक है। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि हमें भी जानकारी होनी चाहिए तो सरकार SBI से पूरा डेटा ले सकती है कि किन किन व्यक्तियों ने किन किन पार्टियों को कितना चंदा दिया है, ठीक है। अब इसमें चलते हैं हम चंदा देने की, यानी चंदा देने की प्रणाली यानी सिस्टम क्या है कि आप चंदा कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा चलते हैं, पहले इसको समझते हैं, पूरा साइंटिफिक रीजन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। हमने आपको थोड़े से इसके रूल्स के बारे में बता दिए कि कौन व्यक्ति चंदा दे सकता है, कौन पार्टी चंदा ले सकती है, और सन 2017 तक किस तरह से चंदा दिया जाता था, और सन 2018 से क्या रूल आया, तो सब आपको जानकारी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए ये इसमें आप हैं, ठीक है, ये आप हैं या कंपनी, आपकी कंपनी है, ठीक है। ये SBI बैंक है, यानी आपका शहर का SBI बैंक है, ठीक। अब ये पार्टी है, ठीक है, हर शहर में पार्टी के अपने एक ऑफिस होते हैं, ये पार्टी है। ये इलेक्शन कमीशन है जो दिल्ली में बैठी हुई है, और ये सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, ठीक है। और इसमें इसका भी रोल क्या है, यानी विदेशी कंपनी है, ये भारत में है, और ये सेल कंपनी है, ठीक है। तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो अब चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपको एक घरेलू की तरह बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप उस पार्टी को चुनावी चंदा देना चाहते हैं कि मैं उस पार्टी को कुछ चंदा दे करके उसे इलेक्शन में जितवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप या कोई आपकी कंपनी है, कंपनी के माध्यम से आप उसे चंदा देना चाहते हैं।
तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये एक कोई ABC करके कंपनी है और XYZ करके कोई व्यक्ति है, यानी व्यक्ति या कंपनी दोनों में से कोई भी उसे उस पार्टी को चुनावी चंदा दे सकती है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई कंपनी, ठीक है, तो कोई व्यक्ति है उसको चंदा देना है तो सबसे पहले करेगा क्या, सबसे पहले वह व्यक्ति SBI बैंक के पास जाएगा। अब चंदा देने के लिए भी इसमें रूल है कि आप 1000, ठीक है, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ का चंदा दे सकते हैं, यानी 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ का किसी पार्टी को चंदा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें लिमिटेशन नहीं है, मतलब ये एक बार में इतना दे सकते हैं, चाहे आप कितनी बार भी दीजिए आपको इतना इतना देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1000 देना चाहते हैं, मान लीजिए आपको 10,000 देना है, 10,000 देने के लिए जाएंगे तो 10,000 का बॉन्ड कर देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से है, ये व्यक्ति जो है इसको चंदा देना है, ये व्यक्ति गया SBI बैंक के पास। अब SBI बैंक मान लीजिए चंडीगढ़, अगर ये व्यक्ति बंगलौर का है तो इस SBI का ब्रांच कहाँ कहाँ पर है ये भी देख लीजिए, यानी आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं। तो आप बेंगलुरु में भी दे सकते हैं चुनावी चंदा, चंडीगढ़ में भी दे सकते हैं, नई दिल्ली में भी दे सकते हैं, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, भोपाल में, गुवाहाटी में, रांची में, पटना में, गांधीनगर, जयपुर, यानी SBI के इतने सारे ब्रांच है जहाँ पर आप जाकर के चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, मान लीजिए ये व्यक्ति आया SBI बैंक में गया, ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 500 रुपया है, ठीक है, अभी फिलहाल 500 रुपया है, ये व्यक्ति 500 रुपया लेकर के गया SBI बैंक के पास। अब SBI बैंक में कहा कि मुझे 500 रुपये के चुनावी यानी चुनावी बॉन्ड चाहिए, ठीक है, चुनावी बॉन्ड चाहिए। तो अब इस SBI बैंक ने क्या किया, इस व्यक्ति से 500 रुपया ले लिया और 500 रुपये के रूप में उसे एक इस तरह का कागज यानी चुनावी बॉन्ड दे दिया, ठीक है। इस तरह से एक कागज मिलेगा आपको जब भी जाएंगे पार्टी में, तो इस पर लिखा रहेगा। अब इस कागज पर क्या है, आपका SBI बैंक लिखा रहेगा, इस पर डेट लिखा रहेगा कि कितने तारीख को आप लिए हैं, और इस पर आपका जो है वैल्यू लिखी रहेगी, ठीक है, कि आप कितने रुपये की इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा खरीदे हैं। मान लीजिए 10,000 का खरीदे हैं तो इस पर आपका 10,000 रुपया लिखा रहेगा, ठीक। अब इस कागज पर आपका कहीं भी नाम नहीं रहेगा, ठीक है, इस पर आपका कहीं भी नाम नहीं रहेगा, लेकिन आपका नाम SBI बैंक के पास रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन इस पर आपका कहीं भी नाम नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये इसके SBI बैंक को आपने क्या किया, 5,000 रुपया दिया, इस 5,000 रुपये के बदले में आपको SBI बैंक ने ये कागज दे दिया, ठीक है, यानी अब ये दे दिया कि आपका ये 5,000 रुपया का 500 रुपये का चुनावी चंदा यानी बॉन्ड है। अब इसको लेकर के ये व्यक्ति जो है यहाँ आ गया पार्टी के पास। अब इसमें से ABCDEF में से जिस पार्टी को वो सपोर्ट कर रहा होगा वो क्या करेगा, इस कागज को पार्टी के ऑफिस में जमा कर देगा, ठीक है। अब उसको दे देगा कि भैया ये आप पकड़ लीजिए, ये हमारा आपका चुनावी चंदा है, यानी 10,000, 1 लाख जो भी है, तो ये दे देगा। अब ये पार्टी क्या करेगी, इस चुनावी चंदे के लिए 15 दिन का टाइम रहता है, ठीक है, पार्टी को पास 15 दिन का टाइम रहता है। तो यानी अब ये पार्टी क्या करेगी, ये पार्टी अपने बैंक में, यानी उस पार्टी का जिस भी बैंक में अकाउंट है वो उस बैंक में जाएगी पार्टी और इसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेगी पैसा। अगर पार्टी 15 दिन के अंदर इस बॉन्ड को ट्रांसफ़र नहीं करवाती है तो इसका जो भी पैसा है वो PM केयर फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी पार्टी के अकाउंट में न जा करके PM केयर फंड में चला जाएगा पैसा। तो ये रहा। अब इसमें क्या रहा कि ये व्यक्ति यहाँ आया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 500 रुपये में ये मिला। अब ये लेकर के पार्टी के पास आया, पार्टी को ये दे दिया, ठीक है। अब पार्टी लेकर के गई इसे अपने बैंक के पास जिसमें पार्टी का अकाउंट है, उसने इस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया, यानी 15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन के अंदर नहीं करवाया तो ये अपने आप PM केयर फंड में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मामला ये तो बहुत सिंपल तरीके से आप समझ गए। अब रहा बात कि ये चुनावी चंदा आप किस किस टाइम खरीद सकते हैं, यही बात है कि किस किस टाइम खरीद सकते हैं। तो ये आप जो है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में ये 4 महीने में चुनावी बॉन्ड आप खरीद सकते हैं, ठीक है। किस किस में, जनवरी में, जुलाई में, और आपका जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में चुनावी चंदा खरीद सकते हैं। अब मामला यहाँ फंस गया कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला था, ठीक है। तो इसमें आपका जो है अब यही चीज़ आपको यहाँ पर समझने की बहुत ज़रूरत है, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जब व्यक्ति मान लीजिए आपका चुनावी चंदा जब आप दे रहे थे तो आपने एक बार में 10,000 दिया, लेकिन आपको मान लीजिए इसको 10 करोड़ देना हो किसी पार्टी को, ठीक है। तो 10 करोड़ देने के लिए आप क्या करेंगे,
आपको 10 इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदना पड़ेगा, यानी चुनावी बॉन्ड को आपको 10 खरीदना पड़ेगा। यानी आप पार्टी को 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ का चंदा दे सकते हैं। यानी आपको 10 करोड़ देना है तो 1-1 करोड़ का कितने चुनावी बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे? आपको 10 खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ गए, आपको क्या बोला कि 10 इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा हमें बॉन्ड चाहिए। तो SBI के पास गए आप, 10 बॉन्ड खरीदे 1-1 करोड़ का, यानी 10 करोड़ का, और वो 10 करोड़ लेकर के पार्टी के पास चले गए, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि इसमें दिक्कत कहाँ पर थी, ठीक है। तो इसमें दिक्कत ये थी कि जिस व्यक्ति का, मान लीजिए इसमें ये था कि मान लीजिए हमें कोई पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसी कंपनी है, कोई एक ऐसा पार्टी है जो हमारे माध्यम से किसी पार्टी को चुनावी चंदा देना चाहती है। यानी वो नहीं चाहती है कि हमारा नाम जो है बैंक में नाम दर्ज हो, लेकिन हम किसी पार्टी को पैसा देना चाहते हैं। तो इसमें यह था कि मान लीजिए हमारे पास, आपके पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो मैं चाहता हूँ किसी खास पार्टी को सपोर्ट करना, चुनावी चंदा देना, लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मेरा नाम जो है SBI बैंक में रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि उस किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे और उसका जो है अकाउंट में, यानी उसको पैसा देंगे, जो भी जितना भी पैसा देना हो, 10 करोड़ 20 करोड़, और उसको पैसे दे करके उसके बाद हम SBI बैंक के किसी भी शाखा पर उसे भेज करके हम क्या करेंगे, चुनावी चंदा यानी चुनावी बॉन्ड जो है खरीद सकते हैं, ठीक है। नाम उस व्यक्ति का दर्ज होगा, लेकिन पैसा पीछे से मेरा रहेगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत यही थी कि कोई भी इसमें व्यक्ति चुनावी चंदा खरीद सकता था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको भी खरीदना है तो आप भी खरीद सकते हैं, और इसमें कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मेरा नाम ना हो, लेकिन मैं उसे खरीद करके किसी खास पार्टी को सपोर्ट कर सकता हूँ, तो वो सपोर्ट करेगा, ठीक। अब इसमें पार्टी को वो चंदा दे सकता है। अब इसमें दिक्कत आ गई यहाँ पर कि जब ये चंदा दिया जा रहा था, अब इसमें दिक्कत ये था कि वो व्यक्ति भी चंदा दे सकता है जिसके पास कोई भी मतलब रिसोर्सेस नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, वो बहुत गरीब है, लेकिन वो भी अगर चाहे तो करोड़ों का चंदा दे सकता है। वो कैसे? जैसे हमने आपको बताया कि मान लीजिए हमें पैसा देना है किसी पार्टी को, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, तो हम उसके माध्यम से उस पार्टी को पैसा देंगे। यानी हमारे काम जो है पर्दे के पीछे रहेंगे, पर्दे का सामने किसी और को कर देंगे, ठीक। तो इसमें ये हो रहा था कि जैसे बहुत सारी ऐसे कंपनी है, जब डेटा आया है जो कि उनकी नुकसान मतलब बहुत ज़्यादा लॉसेस में है कंपनी, उसके बाद भी वो करोड़ों रुपये का चंदा दिए हैं, ठीक है। तो अब इसी में ये विदेशी कंपनी और सेल कंपनी का मामला आ जाएगा, ठीक। और यही जो पहले रूल था, यानी सन 2017 से पहले रूल था ये कि अगर कोई कंपनी किसी पार्टी को चुनावी चंदा दे रही है तो उस कंपनी का पहले ये देखा जाता था कि उस कंपनी का जो लाभ है पिछले 3 साल में 7.5 है कि नहीं है। अगर उस कंपनी का पूरा कमाई का 7.5% अगर लाभ है तो वो कंपनी किसी भी पार्टी को चुनावी चंदा दे सकती है। लेकिन इस रूल को 2018 में हटा दिया गया, यानी कोई भी इसमें चुनावी चंदा दे सकता है। आप समझ रहे हैं? यानी कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं। आपके पास भले ही पैसा नहीं है, लेकिन कोई कंपनी या कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि उसका नाम SBI बैंक में आए, तो वो व्यक्ति या वो कंपनी आपको पकड़ेगी और कहेगी कि आपके नाम से मैं चंदा देना चाहता हूँ इस पार्टी को, बस आपको मैं पैसा दूंगा और आपको SBI के इनमें से किसी भी ब्रांच में जा करके चुनावी बॉन्ड को खरीदना है और खरीद करके ले जा करके उस पार्टी के ऑफिस में दे देना है, ठीक। अब दिक्कत यहाँ पर थी, ठीक है। अब बात यह है कि इसमें कैसे क्या होता था, तो इसमें दिक्कत मतलब जिन लोगों ने इस पर उंगली उठाई है उनको कहने का मतलब है कि अब इसमें विदेशी कंपनी और सेल कंपनी, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सेल कंपनी है क्या। सेल कंपनी एक तरह से फर्जी कंपनी है, ठीक है, इसको फर्जी कंपनी बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, ठीक है, कोई विदेशी कंपनी है जो किसी खास पार्टी को सपोर्ट करना चाहती है, तो वो विदेश से डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। वो विदेश से डायरेक्ट क्या करेगी, सपोर्ट नहीं कर सकती है। तो वो क्या करेगी, भारत के अंदर एक सेल कंपनी बनाएगी, छोटी सी एक सेल कंपनी बनाएगी, किसी भी तरह का पैसे का लेन देन का या कोई भी एक छोटी सी सेल कंपनी यानी फर्जी कंपनी बनाएगी, इसलिए कि वो भारत में कंपनी खोल के फिर उस। अब दूसरी दिक्कत ये थी कि जो SBI है वो जो लोग चुनावी बॉन्ड को खरीद रहे थे उनके नाम को, उनके डेटा को गुप्त रख रही थी, यानी किसी को बताने की चेष्टा नहीं कर रही थी, या किसी को वो बता भी नहीं रही थी। अगर कोई जानना चाहता है कि मुझे जानना है कि पूरे डेटा दो, तो वो नहीं बता रही थी। तो यहाँ पर 2 दिक्कत थी, ऐसे आर्टिकल 19 का न मानना, और दूसरी चीज़ जिसने चंदा दिया है
उसके नाम को उजागर ना करना, ठीक है। तो अब इन सब चीज़ों में एक बार देखेंगे पूरा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन का क्या मामला रहा है। तो सबसे पहले थोड़ी सी इसको एक बार और 1-2 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक। अब इसमें दिक्कत कहाँ पर आया, अब इन दिक्कतों में 3 लोग कॉमन कॉज, CPI-M और ADR, यानी आपका क्या है, कॉमन कॉज, CPI-M और ADR, ठीक है। ये 3 लोगों ने क्या किया, तीन लोगों ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन के पास गए। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाने से पहले ये SBI गए, ठीक है। SBI से इन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो आप चुनावी चंदा जिस व्यक्ति से, जिस कंपनी से ले रहे हैं, उसका डेटा हमें दीजिए, ठीक है। ये यहाँ गए, ये जानना चाहें कि किस पार्टी को कितना चंदा गया, कौन लोग दिए, तो ये SBI के पास गए, ठीक। SBI से बोले कि हमें वो डेटा दीजिए, हम जानना चाहते हैं कि किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है और किन पार्टी को दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर SBI ने इनको मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते, ठीक। अब ये क्या किए, इलेक्शन कमीशन के पास गए, ठीक है। ये व्यक्ति क्या किए, इलेक्शन कमीशन के पास गए, यानी इलेक्शन कमीशन के पास गए, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन सर ये कहे कि ऐसा है कि आप हमें इनसे जितना डेटा है SBI से हमें दिलवाइए, हम जानना चाहते हैं कि किन व्यक्तियों ने कितना चंदा दिया और कौन कौन वो लोग हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, SBI से कहा कि भाई ये अधिकार है, हमारा अधिकार है, आप इनको डेटा दीजिए कि किन किन लोगों ने चंदा दिया। फिर SBI ने इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया। अब देखिए, SBI ने इलेक्शन कमीशन को भी मना कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, इसके बावजूद भी SBI ने इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया, ठीक। अब इलेक्शन कमीशन को जब मना किया तो फिर ये कॉमन कॉज, CPI-M और ADR सुप्रीम कोर्ट गए, यानी ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। अब इन्होंने कहा कि हमें ऐसा है कि हमें SBI से जो है डेटा चाहिए चुनावी चंदा का, ठीक है। अब SBI, जब ये 3 लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट फिर आया किसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास आने का मतलब कि इलेक्शन कमीशन ही सारे चुनाव को सर्कुलेट करती है, ठीक है। जितने भी चुनाव होते हैं सबका देख रेख में इलेक्शन कमीशन के देख रेख में होता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास भेजा कि भाई आप उनसे जानो। तो अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि सर हमें ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है, हमने कहा है लेकिन हमें ये नहीं बता रहे हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट जो है SBI के पास बुलाया, SBI को, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बुलाया, SBI वहाँ पर गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 को बताया कि ये हर व्यक्ति का अधिकार में आता है, उससे जानने का अधिकार है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया SBI के मामले में, तो फिर SBI ने कहा कि ठीक है हम बताएंगे। फिर SBI ने कुछ दिन का टाइम लिया, फिर अब SBI जा करके इलेक्शन कमीशन को बताया। अब जब इलेक्शन कमीशन को बताया तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है उस पेपर को, उस डेटा को पब्लिकली लीक कर दिया, ठीक है, यानी पब्लिक रूप से अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी डाल दिया, SBI भी डाल दिया कि इन पार्टी ने, इन लोगों ने चंदा दिया है, ठीक है। तो ये मामला इतना रहा है, ठीक है। तो SBI के पास इतने पावर कहाँ से आ गए कि वो सीधे इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया। उसके बाद इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आया। अब पूरा मामला जब डेटा लीक हो गया तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस चुनावी चंदे को असंवैधानिक रूप से घोषित कर दिया, यानी इसे खारिज कर दिया, इसे संविधान के रूल से हटा दिया। तो ये पूरा मामला रहा है चुनावी चंदे का, ठीक है। तो इसको एक मोटा मोटी अगर 2 मिनट में समझने की कोशिश करें कि पूरा मामला कैसे था तो समझ लीजिए आप। देखिए, इसमें से 2 चीज़ें हैं, यानी व्यक्ति है या कंपनी है, कोई भी अगर चुनावी चंदा लेना चाहता है तो वो सीधे किसके पास जाएगा, SBI के पास जाएगा। चुनावी चंदा कितने कितने को ले सकता है, तो 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ का। तो मान लीजिए किसी को 1 करोड़ का चंदा लेना है तो 1 करोड़ का, वो 1 करोड़ रुपया लेकर के SBI में जाएगा, SBI में 1 करोड़ जमा करेगा। अब जमा करने के बाद SBI 1 करोड़ के रूप में उसे एक कागज़ देगी, इस पर SBI लिखा रहेगा और उस कागज़ पर डेट और वैल्यू 1 करोड़ लिखा रहेगा, ठीक है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उस कागज़ को लेकर के यानी बॉन्ड को लेकर के पार्टी के ऑफिस में जाएगा, यानी जिस पार्टी का वो सपोर्ट करता है उस पार्टी के ऑफिस में जा करके जमा कर देगा। और वो पार्टी जो है उस बॉन्ड को लेकर के उस पार्टी का जिस बैंक में अकाउंट होगा वो पार्टी उसमें अपना
लेकर के उस कागज़ को जाएगी, यानी बॉन्ड को जाएगी और उसका पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेगी, ठीक है। तो ये रहा, लेकिन इसके बाद इसमें कुछ उलटफेर चल रहे थे, ऐसा लग रहा था इन तीन लोगों को, कॉमन का, सीपीआईएम और एडीआर को। तो इन्होंने क्या किया कि ये एसबीआई बैंक से कहे कि हमें भाई डेटा चाहिए चुनावी चंदा का, एसबीआई ने मना कर दिया इनको देने से। फिर ये क्या किए, इलेक्शन कमीशन के पास गए, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर एसबीआई से कहा, फिर एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को भी मना कर दिया। फिर ये व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन को कहा, फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम डेटा मांगे थे, हमें मना कर दिए। फिर इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट एसबीआई से कहा, फिर एसबीआई ने कुछ टाइम मांगा, फिर पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया, ठीक है। तो ये डेटा आ गया। अब इसमें विदेशी कंपनी और सेल कंपनी में मामला क्या रहा कि मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है, किसी पार्टी को चुनावी चंदा देना चाहती है, तो वो सबसे पहले आएगी भारत में आकर अपना एक छोटा सा कंपनी खोलेगी। अब उस कंपनी के माध्यम से वो एसबीआई में आकर के बॉन्ड खरीदेगी, और बॉन्ड खरीदने के बाद फिर किसी पार्टी को, जिस पार्टी को सपोर्ट करती होगी, उससे अपना बॉन्ड देगी, ठीक है। तो ये पूरा मामला बहुत सिंपल है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल है कि चुनावी चंदा किस तरह से है, क्या आप भी ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम उसके लिए आपको वीडियो लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।